सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। व्याख्या दे रखी है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। 2003 चेन्नई में। 2003 चेन्नई में। व्याख्या दे रखी है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम के भाग 8 के अंतर्गत अक्टूबर 2003 को चेन्नई तमिलनाडु में किया। यह एक स्वायत्त वैधानिक एवं नियामक संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। व्याख्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, गंध स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है, जो मानव विकास के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दमा घोटू गैस भी कहते हैं। श्वास के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मानव की मृत्यु हो जाती है। ध्यातव्य है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की मनुष्य के रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, आंसर होगा ऑप्शन बी, एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। व्याख्या दे रखी है, एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक घास या पौधा जो प्रायः तालाबों और पानी भरे स्थानों पर तैरती हुई उगती है। इसकी वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि यह 20 से 30 दिनों के भीतर दुगनी हो जाती है। इसका प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह धान की फसल में नील हरित शैवाल की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई। एजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक होती है। यह एक जलीय फर्न है जिसमें एनाबीना एजोली नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है, जिसमें जल का उपचयन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन शर्करा के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रकाश अधिक प्रभावकारी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश कणों विबग्योर VIBGYOR में संपन्न होती है। पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है, तो आंसर होगा आपका बैंगनी रंग में, और सबसे अधिक तो पूछा आंसर होगा आपका लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 87 दे रखा है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जनपद और खनिज, तो सोनभद्र में चूना पत्थर, सोनभद्र में चूना पत्थर, सोनभद्र में चूना पत्थर। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड, या इसको कहेंगे ग्लास सैंड, शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड यानी इलाहाबाद में। ललितपुर में तांबा, ललितपुर में तांबा, ललितपुर में तांबा। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले। सोनभद्र चूने का पत्थर, सोनभद्र चूने का पत्थर। इलाहाबाद प्रयागराज ग्लास सैंड, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले। क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो आंसर होगा व्यास को, व्यास मुनि को। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दे रखा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आंसर होगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र पूछ रहा है तो आंसर होगा आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र। और राज्य अगर पूछता तो आंसर हो जाता आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा नामक जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में, झांसी में। उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी को हुई थी। काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, चौधरी चरण सिंह 1965 में और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई। कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई। कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93 इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग बिल्कुल गलत है, मेरठ के लिए है, ये नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, ये मेरठ में है। वाराणसी रेशम उद्योग, वाराणसी में रेशम उद्योग। गोरखपुर महानगर अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उद्योग और केंद्र, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में हैं, लकड़ी के खिलौने के लिए केंद्र है वाराणसी। खेल का सामान है मेरठ। पीतल की मूर्तियां हैं
मथुरा में पीतल की मूर्तियां हैं, मथुरा में दिया सलाई है बरेली में, दिया सलाई है बरेली में। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, लकड़ी के खिलौने वाराणसी। खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां हैं मथुरा, दिया सलाई है बरेली। तार्किक परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन यानी रीजनिंग से हैं। अब इसमें लुप्त अक्षर क्रम बताना है। एल के डैश, एन एल डैश, एम एन डैश, के एम डैश, इसमें फिल करना है। तो इसमें देख लेते हैं कि 1 2 3 4। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एम के बाद में क्या है एन, एम के बाद में क्या है एन, एम के बाद में क्या है एन, के पहले क्या है एल, के पहले क्या है एल। तो ऐसे फिल करते हैं। एम के बाद में एन, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में एन। फिर के बाद में, के बाद में इसमें दे रखा है एम, तो एम हो गया। फिर एल के बाद में के, एल के बाद में के हो गया। फिर एन के बाद में, एन के बाद में एल। देखिए एम के एल एन, आंसर हो गया आपका सी। इसी में से देख लेना है कौन किसके बाद में है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है? देखिए क्या कह रहा है। रमेश कह रहे हैं गीता की ओर संकेत किया है, रमेश ने गीता की ओर संकेत किया है, रमेश ने गीता की ओर संकेत किया है कि मैं इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। इसकी माँ के इकलौते पुत्र, यानी ये गीता हो गई और इनकी ये माँ हो गई और इनका इकलौता पुत्र ये हो गया, यानी ये दोनों भाई बहन हुए। तो रमेश ने ये कहा, इनके पुत्र, एक मिनट फिर से देखते हैं। गीता की ओर रमेश हैं, ये रमेश हो गए आपके। इन्होंने कहा गीता की ओर संकेत करते हुए इनकी ओर कि उनकी माँ, गीता की ओर संकेत करते हुए कहा, इंगित करते हुए कहा कि मैं उसकी माँ के इकलौते पुत्र, ये पुत्र हो गए इनके, इकलौते पुत्र का, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अब देखिए ये गीता है, ये उनकी माँ है, ये उनका पुत्र है और उस पुत्र का इकलौता पुत्र, यानी अब पूछ रहा है कि गीता का रमेश क्या संबंध है, इनका इससे क्या संबंध है। तो माँ के, ये माँ इनकी भी माँ है और इनकी भी, यानी ये भाई बहन हो गए और ये भाई का लड़का हो गया, यानी बुआ का रिश्ता, यानी बुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97, तार्किक रूप से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही क्रम में बताना है। आयत, रेखा, त्रिभुज, बिंदु, कोड, इसमें बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप बिंदु रखेंगे, यानी चौथा क्रम हो गया। अब ये देखिए चौथे, ये कट गए दोनों। फिर बिंदु के बाद में आप रेखा खींचते हैं, रेखा खींच दी तो दूसरा हो जाएगा, यहाँ तक भी सही है दोनों। फिर उसके बाद में आप कोड बनाएंगे, कोड पाँचवा आ जाएगा आपका। अब देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका, बस इसको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि पहले आपका बिंदु हो जाएगा, ठीक है, बिंदु पहले पे, फिर दूसरे पे आपका हो जाएगा रेखा, फिर तीसरे पे आ जाएगा आपका कोड, फिर चौथे पे आ जाएगा आपका त्रिभुज, फिर पाँचवें पे आ जाएगा आपका आयत। ये देखिए दे रखा है बिंदु, रेखा, कोड, त्रिभुज, आयत। क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे नंबर फिल कर लीजिए आप। 1, डी का होता है 4, एच का होता है 8 और एफ का होता है 6 और आई का होता है 9 और एम का होता है 13 और एन का होता है 14 और आर का होता है 18। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे 5 ऐड हुआ 13, यहाँ पे 5 ऐड हुआ 18, यहाँ पे 5 ऐड हुआ तो 9, यहाँ पे 5 जुड़ा तो 14, यहाँ पे 5 जुड़ा 6, यहाँ 5 जुड़ेगा तो 11 जुड़ेगा, यानी 11 नंबर किसका है, के का। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी के।
आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है विजातीय। विजातीय यानी कौन सुमेलित नहीं है। एक 3 इसमें एक प्रकार के हैं, बाकी एक अलग प्रकार का है। तो देखिए ए के बाद में जेड है, एल के बाद में ओ है। ये देखिए रिपीट जस्ट अपोजिट वाले हैं, ए के जस्ट अपोजिट जेड होगा। ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, अब एन हो जाएगा इनके अपोजिट एन। एक मिनट, ऐसे देखिए जस्ट अपोजिट वाला बताना है कि जेड ए के जस्ट अपोजिट होएगा जेड। कैसे याद करेंगे जस्ट अपोजिट वाला? टोटल नंबर ले लेंगे 27, एक ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा। 26 होते हैं लेटर इंग्लिश में, अब उसमें एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 27 हमने मान लिया कुल हैं। अब हमको ए का उल्टा ज्ञात करना है, तो ए का नंबर क्या है 1 माइनस कर देंगे तो 26। अब 26 पे जो आएगा वो ए का उल्टा, यानी 26 पे आता है जेड, तो ए का उल्टा हो जाएगा जेड। अब सी का होता है 3, तो इसका उल्टा क्या होगा 27 में से 3 घटा देंगे 24 किसका नंबर होता है एक्स, यानी सी उल्टा हो गया एक्स का। ये हो गया एक। एल में आइए, एल होता है 12, 27 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 15, एल ये भी सही है आपका। फिर 27 में से 13, यानी एम का अपोजिट ज्ञात करना है। 27 से 13 घटाएंगे तो 14, ये भी सही है आपका। अब 27 से ई का अपोजिट क्या होगा 5 घटाएंगे तो 22, ये भी सही है आपका। 27 से एफ घटाएंगे, एफ यानी 6 घटाएंगे तो 21, यानी ये भी सही है आपका। अब यहाँ पे आइए अगले लास्ट में, यानी यही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं फिर भी। 27 से 7 घटाएंगे तो 20, टी ये भी सही है। और एच का अपोजिट क्या होगा 27 से 8 घटाएंगे तो होगा आपका 19, यानी एस होगा। यहाँ पे आर दे रखा 18, यानी यही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसमें अपोजिट दे रखे हैं, बस अपोजिट वाला मेथड प्ले करना है इसमें कि ए के अपोजिट जेड है, सी के अपोजिट एक्स है, एल के अपोजिट ओ है, एम के अपोजिट एन है, ई के अपोजिट वी है, एफ के अपोजिट यू है। जस्ट अपोजिट वाले दे रखे हैं, जी के अपोजिट टी है, एच के अपोजिट एस होगा, ना कि आर। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विजातीय बताना था, यानी विषम कौन है इसमें से। आप क्वेश्चन नंबर 100 दे रखा है 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी, ये बताना है आपको। तो 1977 में 15 जब जोड़ेंगे आप, 1977 में जब 15 जोड़ेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 1992 तक की बात कर रहा है। कितनी बार वही दिन रिपीट करेगा, तो हम सीरियल से 77 से 78, 79, 80, 81, 82 से 87, 88 तब 92 तक एक एक ईयर लेंगे। अब इसमें कई साधारण वर्ष होंगे और कई लीप ईयर होंगे। अब साधारण वर्ष का विषम दिन होता है 1 और लीप ईयर का होता है 2। तो कितने लीप ईयर, कितने साधारण वर्ष होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, ये ज्ञात कर लेंगे। और 7 दिन बाद वही रिपीट हो जाता है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि 7 दिन के बाद रिपीट करना है। तो देखिए 18/9/1977, 7 दिन बाद, यानी उन वर्षों में विषम दिन ऐड कर लेते हैं बस। देखिए 78 में ये साधारण था। अब साधारण और लीप ईयर ज्ञात करने का तरीका यह होता है कि आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो वो 4 से जो डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है, तो उसमें विषम दिन 2 होंगे। जो डिवाइड नहीं होगा वो आपका साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, तो इसमें 1, इसमें 2। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है इस वजह से। अब देखते जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 1983 को 1 हो गया आपका 1983, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 1988। तो 18/9/1983 को और 18/9/1988 2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें उसी दिन विवाह की तिथि पड़ेगी। ये देखिए थोड़ा लेंथी है, लेकिन करना पड़ेगा इसको, तभी होगा। अर्थात
9 1977 के जैसे समान दिन 1983 में और 1988 में होगा। 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ 2 बार रविवार को पड़ेगी। दिन बताना था, नहीं रविवार को ही पड़ेगी। तो आप विषम दिन कैलकुलेट करके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 दे रखा है कि DFIM (X) और इस जगह पे क्या होगा। तो देखिए 4, 6, 9, 13 और 24। देखिए 2 जुड़ा 6, 3 जुड़ा 9, 4 जुड़ा 13, 5 जुड़ेगा तो 17, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 13 है। 13 में 5 1 देखिए 2 जुड़ा तो 6 हो गया, यानी 4 में 2 6 का होता है F। फिर 6 में 3 9 होता है I में, यानी 9 में 4 जुड़ा 13 का होता है M। ठीक है, M 13 में 5 जुड़ेगा, एक एक करके बढ़ रहा है, 2 3 4 5 जुड़ेगा 18 किसका होता है R का। बस यही निकालना था आपका, 18 हो जाएगा आंसर। ये देखिए 18 यानी R आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 दे रखा है, Z 26 है, NET 39 है, तो UNT क्या होगा। सभी के नंबर दे रखे हैं, उनको ऐड करके बता देना है। यानी 14 था, 5 था तो 20 था। अब इनको जोड़ करके आप बताएंगे, ये हो जाएगा 9 और 3, देखिए हो गया ऐसे 39। उसी प्रकार से इसको निकालना है 21 और 14, U का होता है 21 और N का होता है 14। ये इंग्लिश के लेटर में कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है उसको लिख के ऐड कर देना है। U आता है 21 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे और T आता है 20 नंबर। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 और 5 55। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C 55 हो जाएगा आंसर। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना क्या होगा। देखिए 4 5 और 6 ऐड किया, 4 और इनका अपोजिट, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया और माइनस कर दिया, आ गया कितना 0। उसी तरीके से 7 और 6 13 और 8 4 12 माइनस कर दिया तो 1 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे 11 5 16 और 16 में से 9 माइनस किया तो आ जाएगा 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 7। क्वेश्चन नंबर 104 दे रखा है, कौन सा सबसे बड़ा होगा, ये ज्ञात करना है कौन सा सबसे बड़ा है। 4 की पावर 1/3, 15 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/4 और 245 की पावर 1/12। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि सबके हर समान कर लेते हैं। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 4 की पावर 1/3 है और हम समान करने के लिए 1/3 है, 1/4 है, 1/12 है, 1/6 है। तो ऊपर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से ऊपर और 4 से नीचे। तो क्या हो जाएगा आपकी 4 की पावर, यहाँ से देखिए 4, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, 4 की पावर 1/3 है तो उसको हम 4 से ऊपर अंश और 4 में हर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 4/12। 4 कामन ले लेंगे तो 4 की पावर 4 की होल पावर 1/12, यानी 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू 256 की पावर हो गया 1/12। अब 6 को इसी प्रकार से 3 से ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे यानी हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की पावर हो जाएगी 3/12, यानी 6 की पावर 3 होल की पावर 1/12। 6 की पावर 3 यानी 216 की पावर 1/12। अब 15 की पावर 1/6 है तो उसको भी हर बराबर का रहना, इसलिए हम उसको हर में 6 है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे और हर में भी 2 से गुणा करेंगे, यानी 5 की पावर, सॉरी यहाँ पे दे रखा है 15 की पावर 2 और होल की पावर हो जाएगा 1/12, यानी 15 की पावर 2 यानी 225 की पावर 1/12। अब अगला आ जाइए 245 की पावर 1/12। इसमें हर को 12 करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी 12 दे रखा है। तो 245 की पावर 1/12 कौन सा बड़ा है भैया, अब इजी है कि 256 यहाँ पे बड़ा है तो 256 आंसर हो जाएगा।
12 ही क्यों बराबर करना था? क्योंकि 3, 6 और 4, 5, 3, 6 और 4 और 12, इनका जब आप लासा लोगे तो 12 आएगा, इस वजह से 12 ही करना था। ओके, थैंक यू।